जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, अच्छे हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग अपने कक्षा 9वीं के पहले अध्याय कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या? हाँ, आज यही होने वाला है। चलिए ठीक है, देखते हैं। आप इससे पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं विज्ञान के बारे में। बस अंतर यही है आपके क्लास 9वीं और 8वीं 7वीं में कि आप इससे पहले जितने भी कक्षाओं में पढ़े हैं वहाँ पे विज्ञान नाम से आप साइंस को जानते थे और पढ़ते थे। मगर यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ही आप 9वीं में प्रवेश किए हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो साइंस है वो 3 शाखाओं 3 भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, पहले आपका ये सभी जो शाखाएँ थे एक ही जगह थे और एक ही बुक में आपको मिलते थे, लेकिन अब आप जब 9वीं में आए हैं तो ये शाखाएँ, ये बुक जो है आपकी, ये सारे अलग अलग हो चुकी हैं। जो साइंस के 3 शाखाएँ हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, उसके बाद इधर आपका आता है जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे बायो के बारे में। ठीक है ना। बायोलॉजी का चैप्टर पहले में है आपका, आप देखिएगा अपने बुक से मिला के, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। बिल्कुल सही है। अब ये आधारभूत होता क्या है? तो ये जो है ना कोशिका, जैसे मान लेते हैं, पहले हम देखेंगे कोशिका और जीवन। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जैसे मान लीजिए कि जब इंसान जन्म लेता है, कोई जीव जब जन्म लेता है, उनके जन्म से लेके मृत्यु काल के बीच की जो अवधियाँ होती हैं ना, वो जीवन काल कहलाती हैं। और मानते ही भी ये वही एक जीवन है। ठीक है। जो इंसान अपने जन्म के बाद जो भी क्रियाएं करता है मृत्यु तक के बीच की समय में, अवधि में, वो क्या कहलाता है? जीवन, मतलब जान। तो यहाँ पे क्या है? कोशिका। ये कोशिका क्या है, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जैसे कोशिका, ठीक है, तो कोशिका जो है ना, मान लीजिए कि जैसे कोई इंसान बिना खाए रह सकता है? नहीं। जैसे हमें किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। ये तो आप सभी आदमी जानते हैं, है ना, सभी छात्र जानते हैं कि यदि हमें जीवित रहना है, किसी भी जीव को यदि जीवित रहना है, तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? भोजन। क्योंकि जब तक हम खाना ही नहीं खाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे नहीं। कोई भी इंसान है भूखा 1 से 2 दिन रह सकता है क्या? मगर यदि वो बोलेगा कि हम आजीवन नहीं खाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उसी तरह ना, यदि हमारा उसी तरह यदि हम मानव जो है ना, जीव हैं, तो यदि हमें जिंदा रहना है, यदि हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, तो उसके लिए जिस तरह भोजन आवश्यक है, उसी तरह ये इतना बड़ा जो है भारी भरकम हमारा शरीर जो बना है ना, उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? यही भैया, ये जो कोशिका है ना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे शरीर के लिए भोजन महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है, यदि भोजन नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये क्या है कि हमारे आसपास के लोगों और हमारे पूर्वजों के द्वारा और हमारे पेरेंटों के द्वारा बताया जाता है कि भैया यदि तुम्हें ज़िंदा रहना है ना, स्वस्थ रहना है ना, तो सबसे पहले खाना खाओ, वो भी अच्छा खाना खाओ, ताकि तुम्हारी एनर्जी या तुम्हारी शरीर के जो ग्रोथ है वो बने रहें। मगर क्या आप जानते हैं, आपके जो माता पिता बोलते हैं कि बेटे खाना आप अच्छा खाइए, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? यदि आप उनकी बातों को मानते हैं तो खाना सिर्फ क्या है? हमारे ज़िंदगी जीने का एक साधन है। मगर इसे यदि आप मेडिकल साइंस में जाइएगा तो यहाँ पे हमारे ज़िंदगी के लिए, मतलब हमारे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? ये कोशिका। यदि ये कोशिका ही नहीं रहेगा ना, तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब, यदि हमारा शरीर का निर्माण हुआ है ना, यदि हम बने हैं ना, कोई भी जीव इस पृथ्वी पे, कोई भी जीव है, यदि वो जन्म लिया है, वो अपने आकार को बढ़ाया है या अपने मूवमेंट में किसी तरह का बदलाव करता है, तो सारी जो क्रियाएं हैं ना कहीं कोशिका के सहयोग से ही होती हैं। क्योंकि यदि कोशिका रहेगा तभी हम रहेंगे, यदि कोशिका ही नहीं तो हम नहीं। कहने का मतलब है कोशिका हमारे शरीर के लिए बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। आज हम जो भी बातें करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, या हमारा शरीर किसी भी तरह का मूवमेंट करता है, किसी तरह का ग्रोथ करता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है ना, या सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है ना, वो क्या है? तो कोशिका है। बिना इसके हम भैया खड़े भी नहीं रह सकते हैं। आज हम खड़े भी हैं ना, तो कहीं न कहीं इन्हीं लोगों के सहयोग से हम खड़े हैं। यदि आज हम छोटे से बड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं इन्हीं लोगों के सहयोग से हम छोटे से बड़े हुए हैं। बिना इसके ना असंभव है कि हम यहाँ पे खड़े भी रह सकते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई इंसान 1-2 दिन ना खाए ना तो खड़ा रह सकता है, मगर ये कोशिका नहीं रहेगी ना तो बेचारा खड़ा क्या, बैठने के भी योग नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कोशिका कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, ये आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि ये कितना लाभदायक है हमारे ज़िंदगी के लिए। यदि कोशिका ही नहीं रहेगी तो मानव शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। मानव शरीर का निर्माण असंभव है। किसी भी जीव का, पृथ्वी पे ऐसा कोई भी जीव है जिसमें जान बसती हो, मतलब जिसमें जीवन है, जो श्वास लेता है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में सजीव निर्जीव, ऐसे सारे सजीव जिसमें जान हो, जिसमें मूवमेंट हो, कोई ना कोई क्रिया करने की क्षमता हो, तो समझिए वहाँ पे क्या है? कोशिका है। और जब तक कोशिका है तभी तक आपके अंदर जान है। मतलब आपकी कोशिका नहीं तो आपका जीवन ही नहीं। तो कहने का मतलब इसीलिए इसको बोला गया है, कोशिका जो है ना जीवन की आधारभूत इकाई है। हमारे जीवन को जो खड़ा करती, हमारा जो निर्माण करती, किसी भी जीव का जो निर्माण होता है ना, वो कहीं न कहीं कोशिकाओं के ही निर्माण से होता है, कोशिकाओं के ही सहयोग से होता है। अब बोलिएगा एक कोशिका को तो हम सर कभी देखे ही नहीं, है ना, ये कौन सी कोशिका है? आज तक हम तो कभी देखे नहीं। हम इतना ही जानते हैं कि खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, ना तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका भी सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अब तक जो बताया गया आप उसके अनुकूल बिल्कुल सही सोच आपकी है। मगर जैसे ही आप अपनी पिछली कक्षाओं को छोड़ते हुए 9वीं की कक्षा में आए हैं, और इसी तरह आप क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 12 तक जो जाइएगा, उसके बाद आप BSc वगैरह कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि साइंस कितना डेवलप है और कितना ज़रूरी है हमारे शारीरिक नॉलेज के लिए, किसी भी जीव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में, ठीक है ना। तो आप इतना ही समझ चुके हैं कि कोशिका हमारे शरीर के लिए, मतलब मानव शरीर के लिए, या कुछ बोलिए किसी भी जीव के लिए जिसके अंदर जान हो, उसके लिए बहुत आवश्यक वस्तु मानिए ये कोशिका है, ठीक है ना। बिना इसके, बिना कोशिका के किसी भी जीव का निर्माण या जीवन असंभव है, ठीक है ना। इसीलिए जान लीजिए जीवन है तो वो किसके साथ? यदि जीवन है तो किसके साथ? कोशिका के साथ। यदि जीवन नहीं है तो कोशिका नहीं है। बिना कोशिका आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आजकल लड़का सब बोलता है ना कि यदि जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, या तो फिर हमको मोबाइल चाहिए, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, यदि आपको जिंदा रहना है तो ये कोशिका बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं ये कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका जो है हम जीव शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और कोशिका कितने प्रकार की है, ठीक है ना। कोशिका किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, और इसका खोज किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो शरीर का संरचना एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। जैसे यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि हमारे शरीर के लिए, किसी भी जीव के शरीर के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो कोशिका। अब इनको हम लोग डिवाइड करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे कोशिका कुल 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होते हैं? रचनात्मक इकाई, दूसरी क्या है?
कार्यात्मक इकाई। तो रचनात्मक इकाई कोशिका का कार्य क्या होता है? इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो किसी भी जीव के शरीर के आकार को, शेप को निर्माण करने में सहयोग करती हैं। कहने का मतलब है, यदि कोई जीव का शरीर बनता है ना, यदि किसी भी जीव का शरीर बनता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? कोशिका। कई सारे कोशिका मतलब कई सारे सेल मिल जाते हैं आपस में, तब जाके एक शरीर का मतलब एक शेप का आकार बनाती हैं, ठीक है ना। और वही छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारे भी शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर के अंदर, किसी भी जीव के शरीर के अंदर, मान लीजिए चाहे वो जानवर हो या पक्षी हो या मानव हो, कोई भी ऐसा जीव, चाहे वो पौधा ही क्यों ना हो, उसके अंदर कुल 2 तरह के कोशिकाएं होती हैं। पहला क्या? रचनात्मक कोशिका। दूसरा क्या? क्रियात्मक कोशिका। तो ये रचनात्मक कोशिका के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। रचनात्मक, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ऐसी कोशिका जो किसी भी चीज़ की रचना करती हो, मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण करती हो, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? रचनात्मक कोशिका, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप, अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें, आप एक मकान बनाते हैं तो मकान में क्या है, कई सारे ईंटों को हम जोड़ जोड़ कर एक दीवार खड़ा करते हैं, और उसी तरह कई सारे ईंटों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 2-3 दीवार खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको हम ऊपर से ढक देते हैं तो क्या बन जाता है? एक मकान का शेप, एक मकान का आकार ले लेता है। उसी तरह हमारे भी मानव जीवन हो या किसी भी हमारे आसपास के जो जीव हैं, उनका जो निर्माण होता है ना, कहीं ना कहीं इन कोशिकाओं के सहयोग से होता है, ठीक है ना। और जो उनका निर्माण, कहने का मतलब मकान का निर्माण कौन करता है? तो मकान का निर्माण मिस्त्री लोग करता है ना, जो राजमिस्त्री है उसका निर्माण कौन करता है? वही करता है। मगर यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण जो होता है वो किसके सहयोग से होता है? ये भैया, ये रचनात्मक इकाई जो है ना, उसी के सहयोग से जीव के शरीर का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ये उसके लिए इंजीनियर है और यही उसके लिए राजमिस्त्री है। ये जैसा चाहेगा वैसा आकार बना के दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक इकाई, मतलब क्रियात्मक कोशिकाएं, ठीक है ना। ये क्या है कि एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो, अब मान चलिए रचनात्मक इकाई क्या की कि आपके शरीर मतलब जीव के शरीर का निर्माण कर दिया, आकार बना दी। मगर अब वो जीव जो है, वो जो शरीर है किसी जीव का, अब वो कार्य भी तो करेगा। जब वो जीवित है या जो उसके अंदर जान है तो उसे भोजन ग्रहण करने के लिए आवश्यक पड़ती है। यदि भोजन करना है तो उन्हें क्या चाहिए? भोजन की जो सामग्री है वो कहीं न कहीं से प्राप्त करनी होगी। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कोई न कोई जीवन में कार्य करने होंगे, जिससे क्या होगा कि जो भोजन की आपूर्ति है उसे वो पूरा कर पाएँ। तो उसके लिए हमें कार्य की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, मान चलिए हम अपने हैंड को यहाँ से यहाँ लेके नहीं जाएंगे तो क्या भोजन को ग्रहण कर पाएंगे? नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही बोले। यदि हमें भोजन चाहिए तो अपने हाथ को यहाँ से यहाँ ले जाना होगा, उसके बाद भोजन को मतलब लेना होगा, तो फिर अपने मुंह के अंदर डालना होगा, तभी जाके वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। तो ये सारी जो प्रक्रियाएँ जो होती हैं ना, वो किसके मदद से होती हैं? तो कार्यात्मक इकाई के सहयोग से होती हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, एक तो क्या था कि कोशिका ऐसी थी जो हमारे शरीर का निर्माण कर दी, उसके बाद वो निर्माण बना दिया, मतलब हमारे शरीर का शेप बना दिया, निर्माण कर दिया। उसके बाद क्या बोला इस कोशिका को, चलिए ठीक है भैया, हम तो निर्माण कर दिए हैं, ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इनसे आप कार्य करवाइए, मतलब इसका आप भरपूर उपयोग कीजिए, जहाँ आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए। कहने का मतलब है, मोबाइल कंपनी बना देती है, मगर अब क्या है कि उसके लिए हम यूजर हैं, हम भैया उसका उपयोग जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार ये जो है ना रचनात्मक इकाई, ये क्या करती है? जीव के शरीर का निर्माण कर देती है, और वो जो जीव है अब उसको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है ना, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को लंबा करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, ठीक है ना। और उस क्रिया को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो क्रियात्मक इकाई की, मतलब क्रियात्मक जो सेल्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे भोजन ग्रहण करना, अपने शरीर में मूवमेंट करना, श्वास लेना, ठीक है ना, अपने जैसे दूसरे संतति का
निर्माण करना, ये सारे जो कार्य हैं किसके सहयोग से होता है? तो क्रियात्मक इकाई के सहयोग से होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे कि मानव का शरीर कई सारे कोशिकाओं से मिलके बना है, ठीक है ना। और वो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कुल 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? रचनात्मक कोशिका। दूसरा क्या है? क्रियात्मक कोशिका। रचनात्मक कोशिका क्या करती है? किसी भी शरीर, किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करने में, मतलब उसके आकार बनाने में ना सहयोग करती है, ठीक है ना। अब वो जो निर्माण बना, मतलब वो एक शरीर का शेप आकार बना के दे दी, तो अब उस शरीर से, उस शरीर को जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने की जो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कार्य करने की आवश्यकता होती है ना। तो जैसे मान लीजिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता है ना। यदि मुझे सही से ज़िंदगी यापन करना है तो कुछ आजकल धन की आवश्यकता है, पैसा रहेगा तब ना हम जो अपने ज़रूरत की वस्तुओं को खरीद पाएंगे। यदि पैसे न है तो क्या हम अपने ज़रूरत के वस्तुओं को खरीद पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए इसी तरह यहाँ पे क्या है, यदि वो आकार बना दिया ना शेप, तो उसको उस शेप को बचाए रखने के लिए, उस आकार में ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है। और उस क्रिया को पूरा करने के लिए जिस सेल की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई। ये क्रियात्मक सेल जो है ना, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर की जो क्रिया है उसे पूरा करती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्रिया हैं, आप जानते हैं कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, फिर एक हमारे भोजन को जो पाचन क्रिया है वो भी एक क्रिया है ना। फिर उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, हम पानी ग्रहण करते हैं। इस तरह बहुत सारे क्रियाएं हैं, ठीक है ना। हमें नींद की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ है ना। कहाँ पे हमें किस चीज़ की कमी होती है, ये सारे जो मतलब कहने का मतलब जो ये सारे क्रिया हैं उसका जो देख रेख या उन क्रियाओं के करने की जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो क्या है? कार्यात्मक इकाई। इसके ही सहयोग से हमारे शरीर सभी प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब आगे क्या है। चलिए, पहला था हमारा कि कोशिका क्या है। कोशिका तो आप जान ही चुके हैं, कोशिका एक ऐसी चीज़ है जिसके कई सारे मतलब कोशिका के सहयोग से मानव शरीर का निर्माण हुआ। और ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला क्या था? रचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक। अब हम आगे चलते हैं कि सेल, कोशिका जो है वो उनका निर्माण कैसे होता है। कहने का मतलब है कि मानव का निर्माण तो किसके सहयोग से हो गया? कोशिका के सहयोग से हो गया। मतलब किसी भी जीव का जो निर्माण हुआ, मतलब उनका जो उनके शरीर का आकार बना, वो किसके सहयोग से बना? तो भैया आपको तो आप जान ही चुके हैं, तो आप बोल दीजिएगा सर कोशिका के सहयोग से जो है ना हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर का निर्माण हुआ है। अब जब आपसे सवाल किया जाए कि चलिए ठीक है हमारा निर्माण तो वो कर दिया, मगर उसका निर्माण कैसे हुआ कि नहीं, जैसे कि हमारा निर्माण तो कोशिकाओं के सहयोग से हो गया। कई सारे कोशिका मिले आपस में, मतलब एक दूसरे से एक चैन सा सर्किल बना लिए या जो भी जिस तरह का रूप लेना था ले लिए और हमारा निर्माण कर दिए। आप लोग देखे होंगे रोबोट मूवी में, है ना, 0.2 में कई सारे मोबाइल मिल जाता है तो क्या बन जाता है वो, रजनीकांत जी क्या बन जाते हैं, तो एक मानव का रूप ले लेते हैं, है ना, रोबोट का। और वो पक्षी राजा जो हैं वो क्या करते हैं, कई सारे पक्षी उनके आपस में उनके शरीर में चिपक जाते हैं, मतलब जो आकार लेना, कभी गाड़ी का रूप ले लेते हैं, तो कभी बाइक का रूप ले लेते हैं, तो कभी मानव का रूप ले लेते हैं, तो कभी पक्षी का रूप ले लेते हैं। तो वो क्या है, कई सारे वो सेल्स ही होते हैं, जी है ना, कई सारे मतलब सेल आपस में मतलब जुड़ जाते हैं और वो जिस तरह का मतलब आकार बनाना चाहें उस तरह का आकार बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, ठीक है ना। तो आप देख ही चुके हैं कि अब ये सेल, ये जो कोशिकाएं बनती हैं ना, वो कैसे बनती हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोशिका का जो निर्माण होता है ना, वो भी 2 चीज़ों के सहयोग से होता है। एक क्या है, कार्बनिक यौगिक, एक है मेरा एक है हमारा कार्बनिक यौगिक, एक क्या है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या है अकार्बनिक यौगिक। चलिए तो हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक कुल 4 तरह के पदार्थ होते हैं, मतलब 4 तरह के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं, और बहुत सारे हैं। आप सोचिएगा कि सर क्या मतलब हमारा शरीर के जो कोशिका है वो कार्बन से बना है? नहीं भैया, ये हमारा कहने का मतलब नहीं है कि जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है वो कार्बन के सहयोग से हुआ है या कार्बन के तत्वों के द्वारा हुआ, ऐसा नहीं है।
मगर हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो तत्व, ये क्या है कि इसमें कहीं न कहीं कार्बनिक गुण पाए जाते हैं, इसमें कुछ कार्बनिक अंश हैं, कुछ कार्बन के अणु हैं, ठीक है ना, और इसीलिए इसको कार्बन के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो है हम लोग अपने केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा उसमें देखेंगे, इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। चलिए ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि कोशिका का जो निर्माण होता है वो दो तरह के यौगिक से मिलके बनता है। पहला क्या है, कार्बनिक, और दूसरा क्या है, अकार्बनिक। जैसे कार्बनिक में क्या क्या आता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये चार तो हो गए हमारे कार्बनिक, ठीक है ना। और उसके बाद दो आता है अकार्बनिक, एक हो गया जल महाराज जी, और दूसरा हो गया क्या, खनिज। तो वो वाला खनिज मत समझिएगा जो कोयला वगैरह होता है, पेट्रोलियम खनिज, वो खनिज नहीं है, ये दूसरा खनिज है जो जीवन के लिए भी आवश्यक होता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना कोशिका का जो निर्माण होता है, तो इन्हीं कई सारे तत्वों, मतलब चार जो है क्या है, कार्बनिक तत्व, और दो क्या है, अकार्बनिक तत्व, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इन्हीं के सहयोग से क्या बनते हैं, हमारे शरीर के सेल्स, मतलब कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझ गए। मतलब हमारा मानव का निर्माण कैसे हुआ, मानव का जो किसी भी जीव का या मानव का निर्माण कैसे हुआ, कोई जीव के शरीर कैसे बना, है ना, या किसी भी जीव के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, तो कोशिका के सहयोग से होती है ना। कई सारे कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक आकार बना लेती हैं, ठीक है ना। वही आकार चाहे वो मानव का आकार हो या वो फिर किसी जानवर का आकार हो या किसी भी जीव का आकार हो, ठीक है ना। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई भी इस पृथ्वी पे कोई भी जीव है तो कहीं न कहीं कई सारे कोशिकाओं के सहयोग से बना है। वो शरीर हमारे लिए मानव शरीर है, मगर वो क्या है, कोशिका शरीर है, ठीक है। वो कोशिकाएं ही हैं, हम देख नहीं पाएंगे। यदि हम इसको काउंटिंग करने का भी एक तरीका है, हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है ना। एक्चुअल काउंटिंग तो नहीं कर पाइएगा, फिर भी एक अनुमानित जो है, ठीक है, हम गैज कर पाएंगे कि ये काउंटिंग ऐसा होता है, ठीक है ना, कि अनुमान के तहत कि एक जीव का जो है शरीर कितने सारे कोशिकाओं से मिलके बना है। आप कंफ्यूज भी हो जाइएगा, इतना बड़ा संख्या है कि उसको हम मतलब मेरे ख्याल से उसे समझना बहुत ही कठिन है। उतना बड़ा संख्याओं को काउंट करना थोड़ा सा असंभव सा लगता है, ठीक है ना। वो पॉसिबल भी नहीं है कितना बड़ा काउंटिंग कर पाएंगे। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमारा शरीर कई सारे कोशिकाओं से मिलके बना है, और जो कोशिका है वो कई सारे तत्वों से मिलके बनी है। जैसे क्या है, तो दो तरह के तत्व होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बनिक में क्या क्या आता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या है, खनिज और जल। ये 6 तत्व हैं। ये तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो कोशिका का निर्माण होता है, और वही कोशिका क्या करती है, जीव की निर्माण करती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोशिका, ये भी क्या है, ये जो इमेज बनाया गया इसमें देखिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे आपको कण दिख रहे होंगे, मतलब छोटे छोटे कोशिका दिख रहे हैं। मान लेते हैं ये पक्षी राजा जी हैं, अक्षय कुमार रोबोट मूवी के। तो उनके यहाँ देखिए कुछ चेहरे पे आपको लग रहा है ना कि फटा सा है, मतलब फ़ोटो जो है क्लियर नहीं है। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े की तरह दिख रहे हैं ना, वो क्या है, मान लेता हूँ कि वो मानव के सेल्स हैं, ठीक है ना, मतलब अक्षय कुमार जी के सेल्स हैं। और वो हर एक सेल क्या है, पक्षी है। क्योंकि इस मूवी में जो अक्षय कुमार जी हैं वो किसका रोल किए थे, पक्षी राजा का। कई सारे पक्षियों का मतलब रेडिएशन के कारण जो मृत्यु होता है, इसीलिए इस मूवी में दिखाया गया पक्षी राजा का रोल अक्षय कुमार जी किए। और कई सारे पक्षी उनका मतलब आपस में मिलके अक्षय कुमार का एक शेप बनाती हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है पक्षी राजा। तो ये मूवी में वही है। तो एक नहीं कई सारे पक्षी हैं इसमें है। ये जिस मूवी में देखा गया कि जब अक्षय कुमार जी मतलब कोई गाड़ी जाती है तो गाड़िए के ऊपर गाड़िए का आकार ले लेते हैं, यदि कोई बाइक जाता है तो बाइक का आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। और यदि घर है तो घर का आकार लेते हैं सभी पक्षी चिपक के। तो ये क्या है, उसी का एग्जाम्पल समझाने के लिए हम लोग बनाए हैं कि जिस तरह ये कई सारे पक्षियों के मिलके बने थे जिनका नाम पक्षी राजा रखाया था, उसी तरह ये रोबोट जो हैं ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, जैसे मोबाइल हो गया। उस समय उस मूवी में देखा गया था कोई बात करता ना, उसका मोबाइल ऑटोमेटिक उड़ के कहीं चला जाता, मतलब इन्हीं के शरीर में जाकर चिपक जाता। तो कई सारे मोबाइल यदि
इनके शरीर में चिपक गया, मतलब जाके चिपक गया तो क्या हो गया कि एक रूप ले लिए रोबोट की तरह, वो इंसान की तरह दिखते थे, ठीक है ना। तो ये हम आपको समझाने के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाए हैं कि सेम जैसे कई सारे मोबाइल मिलके, मतलब कई सारे आपस में मोबाइल मिल गए तो एक आकार लिए जो रोबोट का था, है ना। और यहाँ पे कई सारे पक्षी मिल गए तो एक आकार लिए किसका, अक्षय कुमार जी का, पक्षी राजा जी का। सेम उसी तरह यहाँ पे हमारा जो शरीर है, किसी भी मानव या किसी भी जीव का जो शरीर होता है ना, कई सारे कोशिकाओं के सहयोग से, मतलब कई सारे कोशिकाओं का संग्रहालय होता है, ये कई सारे कोशिकाएँ मिल जाती हैं तो अब एक आकार बनता है, चाहे वो मानव हो या फिर वो कोई जीव मतलब पशु हो या कोई पक्षी हो। तो जिस तरह के जीव होते हैं, जितना वेट होता है उसी के अनुसार उनके अंदर सेल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, किसी भी मतलब जीव के जो सेल्स की काउंटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, अनुमानित काउंटिंग। जैसे मान लेता हूँ मैं, देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले क्या है कि हम वजन को वजन इंटू 10 पे पावर 15 कर देंगे। क्या करेंगे हम, शायद आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होता होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वजन इंटू, है ना, 10 पे पावर 15 कर देंगे। कहने का मतलब है जो भी जीव का वेट होगा, जो भी आपका वेट होगा, उस वेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ओम का वेट कितना है, 45। अब इसको इंटू कर देंगे किससे, तो 10 एक लगा के इधर 15 को जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इसका इक्वल कीजिएगा ना, सॉरी इसको 45 पे कर दीजिए। ये थोड़ा सा गलत सा लग रहा है, गलत हो गया है, हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना था, 15 गुना 10 पे पावर 15 कर देना, इक्वल क्या होगा 45। इधर 15 को जीरो लगा देंगे। ये जो संख्या होगी ना, तो समझ लीजिए जितना हमारा वेट है उसके आगे हम 15 को जीरो लगा देंगे और वो जो कुल होगा वही हमारे शरीर में सेल की संख्या होगी, ठीक है ना। तो अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि हम अनुमानित सेल की जो संख्या वो बता सकते हैं कि लगभग हमारे किसी भी मतलब जो मानव का वेट होता है उनके वजन के अनुसार जो संख्या निकलता है गुना करने पे, ये क्या होता है, कोशिका का संख्या होता है। मतलब जितना वेट है उसको हम उस वेट के आगे 15 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उतने सेल्स मतलब उतनी कोशिकाओं से उस शरीर का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि हम सेल को कैसे काउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कोशिका है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है ना। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, क्या है, कोशिकाओं का वर्गीकरण, कोशिका का वर्गीकरण, है ना। कोशिका का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। कहने का मतलब है कि एक कोशिका क्या है, एक नेम है, ठीक है ना, एक कंबाइंड नेम है, एक नहीं कई सारे कोशिका इसके अंदर है ना। यदि कोई सिंगल आता तो बात हम समझ सकते हैं, तो एक नहीं कई सारे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम कहने का मतलब जैसे छात्र है, छात्र कोई सिंगल नेम है ना, वहाँ पे कई सारे छात्र हैं, कोई 5वीं के छात्र हैं तो कोई 4थी के हैं, कोई 8वीं के हैं तो कोई 10वीं के हैं, है ना। तो कई सारे छात्र हैं। तो उसी तरह यहाँ कोशिका, यदि मान चलिए हम छात्र का जो वर्गीकरण करेंगे तो सभी को उनके वर्ग के अनुसार बताएंगे कि आप पहली में जाइए, आप दूसरी में जाइए, आप तीसरी में जाइए, है ना। तो उसी तरह यहाँ क्या है कि कोशिका क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, सेल को जो है ना हम वर्गीकृत करेंगे, उनको भागों में बांटेंगे। तो इनका क्या है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक क्या है, यदि हम संख्या के आधार पे सेल को वर्गीकृत करेंगे तो वो क्या होंगे,
दो तरह के होते हैं। एक होता है बहुकोशिका, एक क्या है बहुकोशिका। एक क्या होता है बहुकोशिकीय जीव और दूसरे क्या होते हैं एक कोशिकीय जीव। तो आप लोग जानबे करते होंगे, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, तो नहीं तो मेरे ख्याल से आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है तो इसमें ही पता चलेगा आपको कि अमीबा वगैरह जो हैं, अमीबा हो गया, पैरामाइसिया वगैरह हो गया, ये सब का ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। और इसे यदि हम कोशिका को यदि हम प्राकृतिक के आधार पे बांटेंगे, मतलब इसको जो है प्राकृतिक के आधार पे हम इसको वर्गीकृत करेंगे, मतलब इसका वर्गीकरण करेंगे, यदि हम यदि हम नेचर के अनुसार इसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा कि ये जो है दो तरह के कोशिका मान हो जाते हैं। एक क्या है कि जंतु कोशिका, दूसरा क्या हो जाता है पादप कोशिका। ये दो तरह के कोशिका को यदि हम प्राकृतिक के आधार पे इसका हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना, नेचर के आधार पे, तो क्या होगा ये दो भागों में हो जाते हैं। एक हो जाता है जंतु कोशिका, दूसरा क्या है पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में आप जानबे करते हैं, है ना, जंतु कोशिका में जो जीव के आधार पे, मतलब जैसे मानव, जानवर और पक्षी वगैरह जो है ये जीव जो हैं, यदि इसके आधार पे किया जाए तो जंतु कोशिका का हम बोलेंगे। यदि हम मतलब पादप कोशिका मतलब वृक्ष वगैरह के वनस्पति के बारे में यदि हम चर्चा करें, क्योंकि पेड़ के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं। कहने का मतलब यदि कोई पेड़ है पहले छोटा रहता है, वो फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर भी क्रियाएं होती है, और जब जैसे जैसे वो क्रिया करेगा उसी तरह उसके सेल्स, उसके अंदर के जो कोशिकाएं वो बढ़ती जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भी क्या है एक तरह के जीव है ना। जब तक वो जीवित रहते हैं तो वो भी क्रिया करते हैं, बस यही है कि वो स्थान में परिवर्तन नहीं कर पाते मगर आकार में करते हैं। वो भी भोजन ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के जरिए। तो यहाँ पे क्या है कि पादप और जंतु, यदि इन दोनों का आधार हम मानेंगे तो क्या है प्राकृतिक, नेचर के आधार पर यदि हम इसको वर्गीकृत करेंगे कोशिका को तो दो हो जाते हैं। तो पहला कौन है जंतु कोशिका और दूसरा क्या है पादप कोशिका। यदि हम इसको संख्या के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो क्या हो जाता है एक कोशिकीय जीव, मतलब, और एक क्या हो जाता है बहुकोशीय जीव, है ना। मतलब जो ऐसे जीव जिनका निर्माण किसी एक सिंगल सेल्स के सहयोग से होता है उसे हम क्या बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, है ना। उसके बाद यदि हम बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे तो ये जीव ऐसे होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स मतलब बहुत सारे कोशिका मिल जाती हैं, तब जाके एक शरीर का निर्माण मतलब एक जीव का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। जैसे मानव हो गए, है ना, पशु हो गए और पक्षियाँ हो गई, इन सारे जीव जो हैं, इस तरह के जीव जो हैं, इनका निर्माण एक नहीं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। जैसे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है ना, ये सारे क्या है एक कोशिका जीव हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे अमीबा हो गया और एक तो हमारा अमीबा जो कि एक कोशिका जीव है, दूसरा क्या है पैरामेसियम, ये भी हमारा एक कोशिकीय जीव है। तीसरा क्या है क्लेमाइडोमोनास, ये भी हमारा एक कोशिकीय जीव में आते हैं। यूग्लिना, ये भी हमारा एक कोशिकीय जीव है ना। तो ये सारे क्या एक कोशिकीय जीव हैं। और बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव में जो डिफरेंट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। ये कुछ नीचे हम आपको समझाने के लिए दे रखे हैं। ये जो है ये जो सेल है ये जो सेल है ये क्या है एक कोशिकीय सेल है ना। इस तरह के सेल के अंदर, इस तरह के कोशिका के अंदर केंद्र नहीं होता है। यहाँ पे केंद्र ब्लॉक होते हैं, वहाँ पे केंद्र नहीं होता है, मगर वहीं पे दो मतलब बहुकोश के जो जीव होते हैं, बहुकोश के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है केंद्र होता है, केंद्र। और इसी केंद्र के अंदर क्या होता है, इसी केंद्र के अंदर भैया हमारे आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। किसी भी मानव के अंदर जो उनके पैतृक लक्षण होते हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो
ये जो कोशिका होती है उसके बीच में एक केंद्र होता है, उसी केंद्र के अंदर हमारे पैतृक लक्षण स्थित होते हैं किसी भी जीव के। कहने का मतलब कोई भी जीव है उसके अंदर पैतृक लक्षण जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, सेल के बीच में जो केंद्र होता है उस केंद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक हो गया हमारा कोशिका क्या है, कोशिका किन किन तत्वों से मिलके बना है, कोशिका के प्रकार कितने हैं, है ना, और कोशिका को हम क्लासिफिकेशन मतलब कोशिका का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। यदि हम संख्या के आधार पे करेंगे तो 2, यदि हम नेचर के आधार पे करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाते हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। यदि हम संख्या के आधार पे करेंगे तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है। जो ये वाला जो तरीका है ये वाला जो तरीका है ये क्या है, साइंटिफिक तरीका, ये वैज्ञानिक लोगों के द्वारा खोजा गया तरीका है और ये भी बिल्कुल सही है। इसके भी साक्ष्य हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे माना गया है कि इस तरह के भी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव हैं पृथ्वी पे। जो जीव हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक के अंदर क्या है कि सिंगल कोशिका से मिलकर निर्माण होता है, दूसरे क्या है जैसे हम लोग और पशु लोग, वहाँ पे क्या है कि बहुकोशिकीय, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक तरीका है जो हमारे वैज्ञानिक लोगों के द्वारा खोजा गया है। और ये क्या है, प्राकृतिक, मतलब जो मान लेते हैं भगवान जी बता के गए हैं कि 2 तरह का है। एक क्या है, भगवान मतलब प्रकृति के आधार पे एक है जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल से क्लियर था, है ना। अब बच गया हमारा कि इनका खोज किन किन वैज्ञानिकों के सहयोग से हुआ, मतलब किन के द्वारा इनका खोज किया गया कि कोशिका है, केंद्र है और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका का निर्माण कैसे किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि इनका जो खोज है वो किन किन लोगों के द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है, आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो हमारा खोज का चैप्टर होगा, है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल, उसे हम अगली कक्षा में जानेंगे। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोगों की छुट्टी।